आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज कुछ नए टॉपिक पर बात होगी और पिछले वाला जो था वो हम आपको साइक्रोमेट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस होते थे और जितनी भी कंडीशंस या संभावनाएं हो सकती थी सब बता दी गई हैं और उसके न्यूमेरिकल सारे आपको बता दिए गए हैं, है ना। तो अब जो आगे हम बताने जा रहे हैं वो थर्मल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऐसा क्यों किया गया, थर्मल एनालिसिस ह्यूमन बॉडी की क्यों हुई? इसलिए हुई कि पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी किस टेम्परेचर पर, किस ह्यूमिडिटी पर या किस एयर की स्पीड पर अपने आप को कंफर्ट फील करती है, क्योंकि हमको वो कंफर्ट कंडीशन जनरेट करनी है। एक्चुअल में एयर कंडीशनिंग में हम करेंगे क्या कि जो कंफर्ट कंडीशन होगी वो जनरेट करेंगे। यहाँ पर देखो कंडीशनिंग जो होती है, एयर कंडीशनिंग जनरली दो तरीके से होती है। एक होती है ह्यूमन एयर कंडीशनिंग और दूसरी जो होती है वो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग होती है। तो जो ह्यूमन एयर कंडीशनिंग होती है वो ह्यूमन बॉडी को जो है कंफर्ट देने के लिए, और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ होती है। जैसे कहीं पर स्पिनिंग मिल है मान लीजिए, तो स्पिनिंग मिल में होता क्या है कि वहाँ पर धागे बनते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर हो वो उस एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा नमी हो और टेम्परेचर जितना कंफर्ट टेम्परेचर होना चाहिए कंफर्ट लेवल पर उतना हो, लेकिन जो मॉइस्चर कंटेंट हो थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो। इसलिए बढ़ा हुआ हो क्योंकि धागे अगर सूख जाते हैं तो जल्दी से उलझने लगते हैं। तो वहाँ पर जो यार्न है वो उलझे ना, धागे उलझे ना, इसलिए वहाँ प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन कर दी जाती है। थोड़ा सा ग्रेविटी आ जाती है, उससे जल्दी से धागे उड़ करके उलझते नहीं। तो ये एक इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग का जो है एग्जांपल है। और भी बहुत से एग्जांपल हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में। जैसे मान लीजिए जहाँ पर जर्सी गायें होती हैं उन जगहों पर क्या होता है कि वो एक प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है, क्योंकि कम टेम्परेचर में ही जर्सी गायें सस्टेन कर सकती हैं, जिससे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट ले सकें। कंप्यूटर जहाँ पर रखे जाते हैं वहाँ आपको पता है कि ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर आप लोगों को पता है कि जैसे कूलर वाले स्पेस में वहाँ पर जहाँ कंप्यूटर रखे होते हैं वहाँ कूलर नहीं लगाया जाता, क्योंकि कूलर लगा देंगे तो एयर जो होगी वो ठंडी होने के साथ साथ ह्यूमिड भी हो जाएगी। और अगर ये ह्यूमिडिटी कंप्यूटर के अंदर एयर के साथ चिप में पहुँचेगी, अगर वहाँ पर कंडेंस हो गई तो वहाँ पर सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, कंप्यूटर ख़राब हो जाएंगे। तो कोशिश की जाती है कि जहाँ पर कंप्यूटर हों वहाँ पर जो टेम्परेचर तो कम हो ही, साथ में जो एयर हो वो ह्यूमिड कम हो, ड्राई हो। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी के बारे में कि ह्यूमन बॉडी किस किस कंडीशन में कंफर्ट फील करती है, और उसकी डिटेल एनालिसिस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म सुझाए गए हैं जिनसे हम ये कंफर्ट की फीलिंग को मेज़र कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस पर देखिए है क्या कि ह्यूमन बॉडी की जो कंफर्ट कंडीशन होती है, अगर स्किन का टेम्परेचर जो है वो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस हो और कोई भी पसीना ना निकल रहा हो तो कंफर्ट की कंडीशन यही मानी जाती है। तो मोस्टली कंफर्ट के केस में अगर बात करें तो अगर आप व्यू देखिए तो अलग अलग लोग हो सकता है थोड़ा अलग अलग व्यू बताएं, लेकिन ये जो रिज़ल्ट निकाला गया है वो ज़्यादातर लोगों को ले करके, मतलब ज़्यादातर लोगों का व्यू ले करके रिज़ल्ट निकाला गया है। तो ये एक तरीके से ये मान के चलिए। अच्छा, कंफर्ट की जो ज़रूरत होती है, कहने का मतलब क्या है कि कंफर्ट की जो ज़रूरत होती है वो इसलिए भी होती है क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सके। अभी हम और भी इसके बारे में बताएंगे। तो कहता क्या है कि बॉडी कैन डिसिपेट हीट इन समर इज़ थ्रू इवेपोरेशन ऑफ स्वीट्स। जो पसीना निकलता है, एक्चुअल में होता क्या, पसीना जो निकलता है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है बॉडी को ठंडा करने की। ये नेचर ने प्रोवाइड की है जो पसीना निकलता है।
तो जब पसीना निकलेगा और वो इवेपोरेट होगा तो स्किन का जो टेम्परेचर होगा वो डाउन हो जाएगा, जिससे आप क्या कंफर्ट फील करोगे। तो ये चीज़ ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें उसके बारे में बताया गया। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आदमी तभी फील करता है कि जो उसके अंदर हीट इवॉल्व हो रही है या निकल रही है ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ बॉडी, मतलब जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसके कारण जो हीट डेवलप हो रही है, अगर उतनी ही हीट डिसिपेट हो जा रही है और स्किन का जो टेम्परेचर है वो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है, तो जो बॉडी है वो कंफर्ट फील करेगी ही करेगी। कहता है कि वर्किंग कैपेसिटी आल्सो फॉल्स ड्यू टू द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लोग कंफर्ट फील करेंगे नहीं, तो वो परेशान रहेंगे, तो उनका काम में ध्यान लगेगा नहीं और वर्किंग कैपेसिटी उससे लो हो जाएगी। तो कोई यहाँ पर ग्राफ भी बनाया गया है कि देखिए अगर टेम्परेचर जो होता है इफेक्टिव टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, ये जो वर्किंग कैपेसिटी है वो डाउन होने लगती है। देखिए वर्गीय यहाँ पर वर्क आउटपुट है ये परसेंटेज में, ये चीज़ देखा गया है। इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है अभी हम आगे बात करते हैं। तो कहता है कि ये भी देखा गया है कि जो हीट स्ट्रोक होता है, जो जनरली लोगों के अंदर हीट स्ट्रोक हो जाता है, एकदम से एकाएक क्या होता है, लोग चलते चलते गिर जाते हैं गर्मियों में, वो हीट स्ट्रोक की कंडीशन होती है। जब बॉडी का टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो वो कंडीशन क्या होती है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। उसके बाद कभी कभी लोगों की डेथ भी हो जाती है इसमें, तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। अच्छा, जनरली जो स्किन टेम्परेचर होता है उसको हम मेज़र करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, ये जो है ये फार्मूला ये जो है प्रैक्टिकल बेसिस पर फार्मूला निकाला गया है। ये क्या है, TS इज इक्वल टू 35.7 माइनस 0.0276 m। तो इसमें जो और m क्या बोलता है, m मेटाबॉलिक रेट के बारे में बताता है, वाट पर मीटर स्क्वायर में दिएंगे। और स्वीट सिक्रेशन का भी फार्मूला इसी तरीके से दिया गया, देख लीजिए आप, ये जो है फार्मूला ये स्वीट सिक्रेशन रेट जो होता है वो जो है 0.42 m-58 के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहता क्या है कि जो स्किन टेम्परेचर होता है, आप देख रहे हैं जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है ये यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होगी तो मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उससे स्किन का जो टेम्परेचर होता है, स्किन का टेम्परेचर वो डाउन हो जाता है। आप देख रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। तो स्किन का टेम्परेचर डाउन होता है मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने से। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। कहता क्या है कि बॉडी टेंड्स टू फील फटीग्ड इन अ वेरी हॉट क्लाइमेट। वर्कर्स प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंड बाई 4% एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 50% जो होती है वो 34 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आप देखेंगे कि 27 डिग्री सेल्सियस पर जो है 4% डिक्रीज होती है, तो वहाँ पर अगर टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है तो 50% तक, मतलब आधी प्रोडक्टिविटी की ओर रह जाती है। एक हीट बैलेंस इक्वेशन होती है ह्यूमन बॉडी को, जनरली हम करते क्या है कि जो हीट प्रोडक्शन है वो हीट लॉस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, उसके बाद रेडिएशन के कारण जो एनर्जी है यहाँ पर, ये रेडिएशन के कारण जो एनर्जी होती है वो निगेटिव होती है समर के केस में, ठीक है। क्योंकि समर के केस में क्या होगा, समर के केस में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस केस में ये निगेटिव होती है, और विंटर के केस में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बॉडी से कम होता है तो ये पॉजिटिव ली जाती है। कन्वेक्शन की कंडीशन भी इसी तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती है, और हीट स्टोर्ड, कितनी हीट स्टोर हुई है वो कंडीशन भी इसी पर आ जाती है प्लस माइनस करके। वर्क डन का मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये चीज़ें जो है ये एक इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को आप ध्यान रखिएगा। तो इस इक्वेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या है, तो उसके बारे में एनालिसिस की जा सकती है। एक टर्म आता है यहाँ जो लिखा हुआ है ASHRAE,
ये जो टर्म है ये अक्सर होता क्या है कि वाइवा में लोग पूछते हैं या कहीं इंटरव्यू में लोग पूछते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसलिए हमने लिख दिया ताकि आपको ये पता रहे। इसका ए से अमेरिकन, एच से सोसाइटी, एच से हीटिंग, आर से रेफ्रिजरेशन, ए से एयर कंडीशनिंग, ई से इंजीनियर्स। तो कुल मिलाकर के जो बना ASHRAE, इसका फुल फॉर्म आया अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। ये इसका फुल फॉर्म है। अभी तक जो बात किया वो मैंने ह्यूमन बॉडी के बारे में बात किया। अब थोड़ा सा जो है बात अब हम कंफर्ट चार्ट, कंफर्ट और इफ़ेक्टिव टेम्परेचर के बारे में भी बात कर लें। देखो इफ़ेक्टिव टेम्परेचर जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है ना। तो इफ़ेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है उसी को हम यहाँ पर बहुत डिटेल में बताने जा रहे हैं। आइडियल केस में आपको सबको हमने बता रखा है क्या आइडियल केस होता है ह्यूमन कंफर्ट के लिए। ह्यूमन कंफर्ट का आइडियल केस है कि रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन बराबर रेट ऑफ हीट लॉस। ये आइडियल केस है। ये कब होता है, ये ऐसा आइडियल केस कब अटेंड होता है, कब हम कर सकते हैं कि जब प्रॉपर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी, ये तीनों की बात है यहाँ पर। ये तीनों का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। एयर कंडीशनिंग में इन्हीं तीनों का ही कॉम्बिनेशन लेते हैं एयर कंडीशनिंग करते समय, क्योंकि हमको कंफर्ट जनरेट करना होता है। चाहे इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग हो, चाहे हमको ह्यूमन बीइंग के लिए एयर कंडीशनिंग करनी का या कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में, तो आएगा क्या, ये चीज़ आ जाएगी। कंडीशन जो होती है वो टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी और प्योरिटी भी रखी जाती है। तो प्योरिटी प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ प्योरिटी आती है। आर मेंटेन्ड इन दी एयर कंडीशन स्पेस, हमेशा एयर कंडीशन स्पेस में ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। तो कहता क्या है कि कंफर्ट जो होता है एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एज ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब जो सराउंडिंग कंडीशन होती है ह्यूमन बॉडी के, उसी पर टेम्परेचर डिपेंड करता है कि वहाँ का जनरली जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो कितना है और वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए गर्मियों के दिनों में जैसे मार्च का एंड आता है या अप्रैल आता है या मई आता है, तो आप देखिए कूलर चलाते हैं तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि उस समय ड्राई एयर होती है, तो उतनी ह्यूमिडिटी के साथ जो है वो जो ठंडी मिलती है आपको बहुत अच्छा लगता है आपको। लेकिन अगर यही जुलाई और अगस्त आ जाता है जब पानी बरसने लगता है, तब आपको वही कूलर की हवा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि नमी पड़ जाती है, मॉइस्चर में और ज़्यादा नमी आने लगती है, पसीना सूखता नहीं कूलर कितना भी चले, तो कंडीशन यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो वो आपको वहाँ पर कंफर्ट फील नहीं होगा। अब कूलर से कंफर्ट नहीं फील होगा वहाँ पर आपको एयर कंडीशनर लगाना पड़ेगा अगर जुलाई और अगस्त में आप कंफर्ट फील करना चाहते हैं। इस केस में मई जून में जो मज़ा कूलर दे रहा था वो जो है जुलाई और अगस्त में नहीं देगा, या जून जुलाई में नहीं देगा। तो आइए कंफर्ट के बारे में। कंफर्ट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बता दिया है तो आपको। फिर आते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। तो इफेक्टिव टेम्परेचर का मतलब क्या है, कह रहा है कि ये एक तरीके का साइंटिफिक मेथड है इफेक्टिव टेम्परेचर मेज़र करना। ये क्या होता है कि इंट्रोड्यूस टू मेज़र द कंफर्ट फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये कंफर्ट फीलिंग ह्यूमन बीइंग की बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ हम कंफर्ट को हम डिफाइन करते हैं कि कंफर्ट क्या होगा ह्यूमन बीइंग का। तो इफेक्टिव टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ। तो इफेक्टिव टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ वार्मथ और कोल्ड टू द ह्यूमन बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द एयर टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट एंड एयर मोशन। भाई जाहिर सी बात है कि हम कंफर्ट हम इन्हीं के साथ, ये जो पैरामीटर्स हैं इन्हीं के साथ ही ह्यूमन बॉडी कंफर्ट फील करती है। तो इफेक्टिव टेम्परेचर जो है इन्हीं के साथ ही हमको मेज़र करना होगा, या इन्हीं कंडीशन के साथ जो इफेक्टिव टेम्परेचर आ रहा है वो हमको बताना होगा, और उसी के बाद हम बता पाएंगे कि वो उस सीज़न में कितना कंफर्ट फील कर रहा है, कितने % लोग कंफर्ट फील कर रहे हैं। ये भी हम आपको जो कंफर्ट चार्ट होगा उससे भी बताएंगे। अब कहता क्या है कि इफ़ द एयर एट डिफरेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडीशंस कैरीज द सेम अमाउंट ऑफ हीट। देखो यहाँ पर अब कह रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट के बारे में बात कर रहा है। देखो हीट से मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पर। एज द हीट कैरीड बाय द एयर एट टेम्परेचर टी एंड 100% रिलेटिव। कहने मतलब कि अगर 100% रिलेटिविटी पर जो भी टेम्परेचर होगा एयर का वो उसका इफेक्टिव टेम्परेचर होगा।
तो अगर मान लो और उस समय जितनी हीट उसके अंदर का हीट कंटेंट होगा, अगर उतनी ही हीट किसी और टेम्परेचर पर है, तो इफेक्टिव टेम्परेचर कहने का मतलब हो गया कि उस समय भले ही ड्राई बल्ब टेम्परेचर अलग हो, लेकिन इफेक्टिव टेम्परेचर जो होगा वो यही माना जाएगा, टी। हम अभी आपको चार्ट से दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा, वही चीज़ होती है। इफेक्टिव टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ही यही है। देखिए क्या है कि देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पर 21, 23, 25, 27। अब देखो यहाँ पर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वही इसका जो है इफेक्टिव टेम्परेचर हो गया। अब भले ही ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ गया और रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए कम हो गई, तो इस समय 90% पीपल जो होंगे वो कंफर्ट फील करेंगे। तो ये प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है, कई लोगों से पूछ करके डेटा कलेक्ट किया गया उसके साथ। तो उसमें क्या है कि इस पर भी जो है वो उनको इफेक्टिव टेम्परेचर, क्योंकि हीट कंटेंट जो होगा जितना इसमें होगा उतना ही इस कंडीशन में भी होगा, तो उनको इफेक्टिव टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस फील होगा। ये है जैसे 25 डिग्री सेल्सियस 76% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इस पर जो है उनको जो टेम्परेचर फील होगा वो 21 डिग्री सेल्सियस फील होगा, भले टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर है और 64% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो उनको भी टेम्परेचर जो होगा वो इफेक्टिव टेम्परेचर यही फील होगा। तो ये चीज़ बता रहा है। ऐसे इसमें भी है, आप देख लीजिए, कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर डीबीटी है और 100% आरएचएस का मतलब कि जो उसकी इफेक्टिव टेम्परेचर हो गया वो क्या हो गया 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। भले ही डीबीटी बढ़ गया अगर ये, तो जो सेम जितनी हीट यहाँ है उतनी हीट इस कंडीशन में भी होगी। इसमें 80% पीपल जो होंगे कंफर्ट फील करेंगे क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस पर जो इफेक्टिव टेम्परेचर उनको फील होगा, महसूस होगा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस फील होगा इस कंडीशन में, क्योंकि हीट कंटेंट जो होगी वो उतनी ही होगी इसके बराबर। ये ऐसे ही आगे के समझ लीजिए उसी से 29 डिग्री सेल्सियस के लिए 80% ह्यूमिडिटी पर भी वही चीज़ आ जाएगी। 31 डिग्री सेल्सियस पर 70% ह्यूमिडिटी पर इफेक्टिव टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 32 डिग्री सेल्सियस 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर जो इफेक्टिव टेम्परेचर होगा वो भी 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फील होता है। देखिए यहाँ पर अब हमने जो है आपको कंफर्ट चार्ट दिखाया है। थोड़ा सा इसको बता दें इसके बारे में क्या है कि जो कंफर्ट चार्ट है यहाँ पर ये कोई बहुत स्केल पे नहीं है ये, लेकिन ये है कि आपको समझ में सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो ये देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ देख रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ये देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर लेंगे तो हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेंगे और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 5, 10 देखिए 5-5 का अंतराल है इसमें, और ये जो है ये वेट बल्ब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दोनों जगह दिया गया है ना। और इसमें जो है देखिए सीधी रेखाएं जो है यहाँ पर जा रही हैं। देखिए यहाँ पर लगभग सीधी रेखाएं हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत टिल्ट हो जाती हैं, लेकिन ये है करीब सीधी रेखाएं लगभग। तो ये क्या है, ये 20%, 30%, 40%, 60% ये अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बता रही है। यहाँ पर 100% देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये चीज़ आ गई। अब विंटर सीजन में देखो यहाँ पर कितने लोग कंफर्ट फील करते हैं वो दिखा रहा है, और समर सीज़न में कितने लोग कंफर्ट फील करते हैं वो दिखा रहा है। देखो समर सीज़न के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करें तो देखो जहाँ पर ये जो लाइन है ये इफेक्टिव टेम्परेचर की लाइन है, ये डॉटेड लाइन जो दिखाया गया है। तो कह रहा है कि अगर 22 डिग्री सेल्सियस इफेक्टिव टेम्परेचर है तो करीब करीब सभी लोग जो है कंफर्ट फील करते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए, और वो कब कब हमको अचीव होगा इफेक्टिव टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर यहाँ पर आ गया। उसके साथ देखिए जैसे जैसे जो है ये 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है उसका वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर आप पढ़ सकते हैं, है ना। उसी के साथ देखिए यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, लेकिन इफेक्टिव टेम्परेचर वही रहा। ये इफेक्टिव टेम्परेचर लाइन है 22 डिग्री सेल्सियस ही रहा। यहाँ देखिए ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती जा रही कम होती जा रही है, लेकिन जो हीट कंटेंट है उसके अंदर वो सेम है, इसलिए इफेक्टिव टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अब कहता क्या है कि जैसे जैसे जो इफेक्टिव टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है या घटती है इस यहाँ से, वैसे वैसे लोगों का जो परसेंटेज पीपल है जो वो कंफर्ट फील जो है वो कम करने लगते हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले टेम्परेचर पर जो है वो यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो वो 75% लोग, फिर 50% लोग, 25,
फिर यहाँ पर अगर इस वाले इफेक्टिव टेम्परेचर लाइन पर अगर हम आ गए तो सबसे कम 0% लोग, यहाँ पर 0% लोग। ये कि ये B2 लाइन जो है ये इसमें ये जो है ये कोई भी कंफर्ट फील नहीं करेगा। तो ये कैसा है, ये किस तरीके से है, ये यहाँ पर आपको बताया गया। ये कंफर्ट क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, ये इस जगह पर विंटर सीजन के लिए दिखा दिया गया। तो विंटर सीजन में जो दिखाया गया वो क्या है, वो कंफर्ट सबसे ज़्यादा लोग इस वाले टेम्परेचर पर फील कर रहे हैं ना, 19 डिग्री सेल्सियस इफेक्टिव टेम्परेचर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये। और इस तरीके से क्या है कि जो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 21 इस तरीके से आ रही है यहाँ पर, ये चीज़ देखिए ये ऐसे यहाँ पर ये आ रहा है ना। और ये यहाँ पर इस कंडीशन में जो है वो देखिए, ये तो जो है ऑप्टिमम लोगों का है कि सबसे ज़्यादा कितने पीपल जो है वो कंफर्ट फील कर रहे हैं इस टेम्परेचर पर। जैसे इधर बढ़ेगा या इधर कम होगा तो वैसे वैसे जो है वो जो लोगों का कंफर्ट फील करने का जो परसेंटेज है वो डाउन होता चला जाएगा। तो ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन है, ये जो तिरछी लाइन जो दिख रही है इस तरीके की, ये इफ़ेक्टिव टेम्परेचर लाइन कहलाती है ना। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ, ये इफ़ेक्टिव टेम्परेचर की लाइन कहलाती है। तो ये इफ़ेक्टिव टेम्परेचर लाइन है ना। चूँकि स्केल पे है नहीं तो कहीं पर अलग अलग से भी खींच दिए हैं ये चीज़ है। और एक ये कंफर्ट जोन भी इन्होंने डिसाइड कर रखी है इसके अंदर, जो आप ये जो हैचिंग में देख रहे हैं, ये क्या है, ये बताते हैं कि राउंड द ईयर पूरे साल में करीब करीब ये इतनी जो है होती है, ये कंफर्ट जोन होती है। ये बेस्ट कंफर्ट लाइन है ये। इसमें यहाँ पर ये वाली इसको विंटर के लिए बताया, इसको समर के लिए बताया इस तरीके से। तो इसमें आप देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, लेकिन ये है कि मेन चीज़ें हमने आपको यहाँ बता दी है कि अच्छा, इसमें जो एयर का जो मोशन लिया गया है वो करीब 5 मीटर पर मिनट से लेके 8 मीटर पर मिनट, ये मान के चला जा रहा है कि इस चार्ट में जो एयर की स्पीड है वो 5 मीटर पर मिनट से लेकर के 8 मीटर पर मिनट है। अब कंफर्ट चार्ट से जो बातें पता चली वो ये पता चली कि करीब समर में जो लोग कंफर्ट फील करते हैं, कंफर्ट कंडीशन जो समर की होती है वो करीब 21 डिग्री सेल्सियस या 21.6 डिग्री सेल्सियस पर 98% पीपल जो है वो क्या होते हैं, वो कंफर्ट फील करते हैं। विंटर में क्या होता है, वो 20 डिग्री सेल्सियस पर 97.7 डिग्री परसेंटेज पीपल जो होते हैं वो कंफर्ट फील करते हैं। ये प्रैक्टिकल डेटा है, लोगों से पूछ करके ऑब्जर्व किया गया होगा, ये रिकॉर्ड बनाया गया होगा। इट इज़ फाउंड दैट फॉर कंफर्ट वुमेन रिक्वायर 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर इफेक्टिव टेम्परेचर देन मेन। ये तो जनरल बात है। फिर क्या हो गया कि ऑल मेन एंड वुमेन एट 40 ईयर ऑफ एज प्रीफर 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर इफेक्टिव टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी में फिर जो है फिर एनर्जी धीरे धीरे घटने लगती है 40 के बाद। देन पर्सन्स बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज, उसके बाद वृद्धावस्था स्टार्ट हो जाती है, ये ऐसा कह सकते हैं 40 के बाद। फिर से वही यहाँ पर हमने दिखाया, फिर से है वही चीज़, इक्वेशन फिर से हमने यहाँ पर दिखा दी, वही चीज़ है कंफर्ट के लिए। दे टाइम रेट ऑफ हीट स्टोरेज, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। बाकी सब इक्वेशन सारी बातें लिखी हुई हैं। ये एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म और मैकेनिकल एनर्जी वर्क डन है, वही पीछे वाले जो इक्वेशन है उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो जब एयर कंडीशन स्पेस होगी तो कोई भी हीट स्टोरेज नहीं होगा, तो हीट स्टोरेज 0 हो जाएगा। तो ये m बराबर क्या हो जाएगा, W + E + R + C, है ना। तो ये चीज़ एयर कंडीशन स्पेस में जो होता है वो क्या हो जाता है, वो R + C हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रख करके चलिएगा। बहुत सी बातें इधर की हो गई। अब थोड़ा सा हम कूलिंग लोड के कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं इसमें। कूलिंग लोड जो है किसी हम एक पैरामीटर को लेकर के नहीं हम कैलकुलेट कर सकते, उसमें कई पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें अब हम सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन और वेंटिलेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। होता क्या है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें कभी एयर टाइट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ गैप होता है। दरवाज़ों में आप देखते हैं छोटा सा कहीं गैप होता है, जो जगह ऊपर जंगले बने होते हैं और खिड़कियाँ होती हैं उनमें थोड़ा सा गैप होता है। तो इसमें क्या होती है कि इससे जो एयर होती है वो आसानी से आ जा सकती है, पास हो सकती है ना।
तो इसी से इन्फिल्ट्रेशन होता है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब एयर का जो है कमरे से बाहर जाना या कमरे के अंदर बाहर से एयर का आना, तो ये इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम कमरे को ठंडा करते हैं, अगर यहाँ से एयर बाहर निकल जा रही है तो इसका मतलब कि कुछ फ्रेश एयर आ रही होगी तभी तो बाहर जा रही है ये। तो या फिर बाहर से अंदर एयर, गर्म एयर आ रही है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर, अगर कमरे का टेम्परेचर ठंडा है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो अगर बाहर से एयर अंदर आ रही है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस या ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, कुछ भी कर सकते हैं, या प्रेशर डिफरेंस, तो उस केस में क्या होगा कि कूलिंग लोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कह रहा है, या फिर जैसे मान लीजिए आप लगातार दरवाजे को बार बार खोलते हैं, किसी दरवाजे को आ जा रहे हैं बार बार कमरे से जहाँ पर एयर कंडीशनिंग हो रही है उस कमरे से बार बार, तो उसमें क्या हो रहा है, उससे भी एयर बार बार क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग से। या फ्रिज का दरवाज़ा जब आप कभी भी खोलते हैं, आप याद करिए, उस तरीके से बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, है ना। तो वो सब सारी चीज़ें, तो ये सब क्या होता है, ये सब इनफिल्ट्रेशन के उदाहरण हैं। तो इससे क्या होता है, कूलिंग लोड इंक्रीज हो जाता है। इसी को हम पुल डाउन लोड भी कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिख करके हमने समझाया है, यहाँ पर लिखा है, तो देखिए कि बिल्डिंग्स आर नेवर एयर टाइट ड्यू टू द गैप्स बिटवीन द फ्रेम्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज एंड शटर्स। Therefore, the air infiltrate from surrounding at higher pressure into the room. This causes an increase in the cooling load. Similarly, if the room is maintained at a pressure higher than that of the surrounding, the cool air leaks out of the room. No sooner doors are opened than the cool air, being heavier than the warm air of surrounding, leaks out of the cabinet. The flow of air, cool air from freezer, household refrigerator into the surrounding is well-known situation and falls under the latter category of infiltration. The increase in cooling load due to this type of loss of the cooling air is often referred as pull down load. इसको पुल डाउन लोड भी कहते हैं। तो जो ये लोड होता है जनरली कैसे किया जाता है, ये होता ये है कि हम हीट लोड की एक इक्वेशन होती है, हम उससे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस तरीके से उसकी हीट लोड की जो इक्वेशन होगी वो किस तरीके से उसको हम यूज़ करेंगे। जनरली ये जो हीट लोड होता है ना, वो हम ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द नोन वॉल्यूम ऑफ एयर। जैसे मान लीजिए कि वी आई ये जो है इज़ द इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर, और वी ए जो है द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एम्बियंट एयर हैविंग एंथैल्पी एच ए। तो उस केस में हीट लोड जो होता है वो क्यू डॉट इज इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन के कारण वी आई बाई वी ए एच ए माइनस एच आई। एच आई इज़ द एंथैल्पी ऑफ इनसाइड एयर, ये चीज़ बता रहा है। फिर कह रहा है कि द एयर इनफिल्ट्रेशन फॉर ए रूम ऑफ ए गिवन डायमेंशन इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉर, ये इस एक्सप्रेशन से ऑब्टेन किया जाता है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है Q इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन वी ए और एन सी एच और एच ए माइनस एच आई अपॉन 24। तो 24 का मतलब होगा 24 आवर्स में कितनी बार आप चेंज कर रहे हैं। एक बार चेंज कर रहे हैं तो एन सी एच की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 बार चेंज कर रहे हैं एयर को, पूरी एयर जो चेंज हो रही है। ए बी और सी क्या है, लेंथ विड्थ और हाइट रूम की, और वी ए तो आपको बता ही चुके हैं वी ए के बारे में। वी ए जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एम्बियंट एयर है। तो कुल मिलाकर के हम इस फार्मूले को यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे कि इनफिल्ट्रेशन के कारण कितना लोड आता है। यही आप वेंटिलेशन भी समझ सकते हैं। वेंटिलेशन एक दूसरे तरीके का लोड, ये क्या आता है, ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो होती है उसमें फ्रेश एयर के लिए कुछ वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड होता है इसका वो वहाँ की जो सिचुएशन होता है उसके हिसाब से वेरी करता है कि कितना वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया है। तो अब कह रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए कि हॉल है बड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहाँ पर जो है वेंटिलेशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग सांस लेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी वो ज़्यादा यूज़ की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ेंगे लोग। तो उस केस में वहाँ पर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा हो, वहाँ ज़्यादा मात्रा में होगा। तो जो अगर मान लीजिए ज़्यादा का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाने से जो है लोग
फिर उस केस में वो लोगों के लिए हार्मफुल होगी, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर फ्रेश एयर जो होता है वो सप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बारे में बता रहा है, कह रहा है कि इफ़ वीवी मीटर क्यूब इज़ द वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर सेकेंड, ये मान लीजिए इस तरीके से एक पर पर्सन पर सेकेंड के लिए है, तो देन टोटल वेंटिलेशन एयर फॉर NP पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन है ये, ठीक है, वुड बी VVNP। ये सिंगल के लिए तो ये टोटल आ जाएगा, यहाँ पर ये सिंगल वाला है तो यहाँ पर ये NP टोटल नंबर ऑफ पर्सनस हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगी वो आ जाएगा। और ये उसी तरीके से सारे नोटेशन जैसे पिछली बार हमने बताया था। तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये लोड VV/VA HA माइनस HI, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। नोटेशन जो है वो पुराने जैसे, यहाँ पर जो VV की जो वैल्यू है आप देख ही रहे हैं, VV की जो वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट आ गया। तो VA की वैल्यू हो जाएगी द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एम्बिएंट एयर, है ना, जिसकी एंथैल्पी HA है, और HI की वैल्यू हमने आपको बता रखी थी कि एंथैल्पी ऑफ इनसाइड एयर, ये पिछले इक्वेशन में बताई जा चुकी है। तो कुल मिलाकर के समझते हैं कि आपको ये जो कूलिंग लोड के जो दो टर्म्स हैं, इनफिल्ट्रेशन और वेंटिलेशन, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू आगे इसके करेंगे। थैंक यू।